प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं अर्धवार्षिक पेपर 9वीं क्लास का और विषय है आपका विज्ञान। तो चलिए इसको देखते हैं, इसमें क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं और क्या उसके आंसर्स रह सकते हैं। आप भी अगर अपना पीडीएफ भेजना चाहते हैं तो पीडीएफ आपका साफ होना चाहिए। साफ पीडीएफ अपने जिले का भेज सकते हैं, जिसका सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अदिश राशि है। अदिश राशि आपसे पूछा गया है, स्केलर क्वांटिटी पूछा गया है। संवेग, आवेग और बल तीनों के तीनों सदिश होते हैं। दाब जो है आपका अदिश होता है। तो यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान m और वेग v तथा संवेग p में क्या संबंध होता है? तो p जो होता है संवेग की टर्म्स में, p जिसको हम संवेग बोलते हैं वो होता है m गुणा में v। तो m गुणा में v होता है, तो हमारा कौन सा यहाँ पे ऑप्शन ऐसा मैच कर रहा है? तो सेकंड ऑप्शन देखेंगे, p इक्वल्स टू m इंटू वी है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, संवेग बराबर होता है जो आपका होता है, क्या होता है? द्रव्यमान गुणा में वेग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ बोला गया है 2/3 ऊंचाई तक जल से भरा कोई टैंकर एक समान चाल से गतिमान है। अचानक ब्रेक लगने पर टैंक में भरा जल जो है क्या होगा? तो आप भी जानते हैं, आप भी कहीं बस में बैठे हैं और वो बस समान वेग से चल रही है, लेकिन अचानक ब्रेक लगे तो क्या होगा? आप आगे की तरफ झुक जाएंगे। इसका मतलब जो है इसमें जल जो है अचानक वेग, अगर आप ब्रेक लगाते हैं अचानक, तो ये जल जो है आगे की ओर गति करेगा। तो यहाँ सेकेंड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर घ। इसमें जो पूछा गया है, एक मनुष्य का पृथ्वी पर भार जो है 60 न्यूटन है। चंद्रमा पर भार आपको बताना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि चंद्रमा पे भार जो होता है वो कितना होता है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे इस सेक्शन में हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। आपको दिया क्या गया? सबसे पहले भार जो दिया गया है, यानी कि वेट जो दिया गया है आपको अर्थ पे, अर्थ मतलब पृथ्वी पे, वेट ऑफ अर्थ जो आपको दिया गया है क्वेश्चन में, वो दिया गया है मनुष्य का पृथ्वी पर भार जो है 60 न्यूटन है। और वेट को हम क्या लिखते हैं? डब्ल्यू को हम लिखते हैं mg, मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये आपको कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ आपको 60 न्यूटन। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अच्छा, दूसरी चीज आपको बतानी है कि भार जो होगा, यानी कि वेट जो होगा, वो मून पर यानी कि चांद पर क्या होगा? तो जो भार होता है चांद पर वो 1/6 गुना हो जाता है पृथ्वी का जो भी भार है। तो ये mg जो है, ये mg है, इसका 1/6 गुना हो जाता है भार मून पर, यानी चंद्रमा पर पृथ्वी का भार। तो अब हमारे को केवल मून पे निकालना है। तो डब्ल्यू एम बराबर, यानी कि भार ऑफ मून, यानी कि वेट ऑफ मून जो हो जाएगा वो mg हमारे को दे रखा है 60। तो हम तो mg की वैल्यू जो है हमारे पास mg तो दे ही रखा है, तो mg 60 दे रखा है। तो mg की जगह हम यहाँ पर ये mg है, इसकी जगह 60 रख देते हैं। गुणा में हमें पता है कि जब हम अर्थ पे होते हैं तो हमारा mg वेट होता है, लेकिन हम जब मून पे जाते हैं तो हमारा 1/6 गुना उसका हो जाता है जो भी भार है। तो उसका 1/6 कर लेते हैं। तो 1/6 किया, 6 से काट दीजिए इसको, तो 10 बार में कट जाएगा 60। यानी कि हमारा जो भार आया वो 10 न्यूटन आया चंद्रमा पे। तो हमारा 10 न्यूटन जो है इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 शुरू है। यहाँ पर पूछा गया कि मुक्त मुक्त रूप से गिरता हुआ पिंड किस प्रकार की गति प्रदान करता है? तो देखिए, मुक्त रूप से जो गिरता हुआ पिंड है, कोई भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, वो हमेशा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन देगा। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब हो गया समान रूप से त्वरित गति देगा। क्या देगा? समान रूप से त्वरित गति देगा। तो हम लिख सकते हैं समान, अब मैं समान रूप से त्वरित गति की बात कर रहा हूं, तो समान रूप से त्वरित गति देगा। यहाँ लिख देते हैं इसको, समान रूप से त्वरित गति होगी उसकी। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, बिजली का पंखा स्विच बंद कर देने के बाद भी कुछ समय तक किस कारण घूमता रहता है? तो बहुत ही इजी आंसर है इसका, गति के जड़त्व के कारण। किसके कारण? गति के जड़त्व के कारण। ठीक है, तो गति के जड़त्व के कारण जो है हमारा पंखा बंद होने के बाद भी कुछ समय तक घूमता रहता है। तो यहाँ पे ख ऑप्शन का आंसर ये हो गया। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें देखिए पूछा क्या गया है, बल तथा दाब में क्या अंतर है? तो देखिए सबसे पहली चीज बता दूं कि बल जो है ये कोई धक्का या खिंचाव होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है वस्तु को गति मिलती है। ठीक है, बल के कारण जो है वस्तु को गति मिलती है। और दाब जो होता है, दाब जो है एक क्षेत्र पर लगाया जाता है, किसी एक विशेष क्षेत्र पर लगाया जाता है। दूसरी बात,
जो आपका बल होता है, बल का मात्रक जो है हम न्यूटन से प्रदर्शित करते हैं, तो इसका मात्रक जो होगा वो न्यूटन होगा। और दाब का जो मात्रक होगा उसको हम पास्कल से बोलते हैं, तो हम पास्कल लगाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, मात्रक में अंतर बता दिया। इसके अलावा जो है ये आपका बल जो है ये सदिश राशि है, और जो आपका दाब है ये अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि है, यानी कि एक वेक्टर क्वांटिटी है और एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके अलावा हम कह सकते हैं इसमें जो है बल में वेग को बढ़ाया जाता है, वेलोसिटी को जो है वेलोसिटी आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, वेलोसिटी को आप बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा जो आपका अदिश राशि यानी कि जो दाब है, इसमें आप जो वेलोसिटी को बदल नहीं सकते। ठीक है, तो ये इतने सारे रीज़न हो गए। आप कोई भी एक दो दो रीज़न बता देंगे तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। इसके बाद बोला गया है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व तथा गुरुत्वीय त्वरण में अंतर स्पष्ट करना है, तो तीनों के अंतर आप आसानी से समझा सकते हैं। अगला जो प्रश्न है ख पार्ट न्यूमेरिकल को देखते हैं। एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना आरंभ करती है, यानी कि वो रेलगाड़ी जो है पहले शांत थी, यानी कि खड़ी थी, और एक समान त्वरण के साथ जो है चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करती है, यानी स्पीड जो हो जाती है उसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। इसका त्वरण जो है आपको बताना है। तो इसके त्वरण को निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, सब हमें पता है, हमें केवल फॉर्मूला लगाना है। तो चलिए इसके फॉर्मूले को लगा करके इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ कर रही है, चलना प्रारंभ कर रही है, इसका मतलब है कि रेलगाड़ी का प्रारंभिक वेग यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जो हम u से अगर मानते हैं, u मानते हैं, तो u इसमें दिया हुआ है हमारे को 0 है। ठीक है, u बराबर 0 है। इसके बाद दूसरी चीज़ क्या दी गई है, दूसरी चीज़ इसमें क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर जो बोल रहा है ये इसका अंतिम वेग देखिए, और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करता है, यानी कि इसका अंतिम वेग जो है हम कह सकते हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, यानी कि v मुझे दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर, ये दिया हुआ है। सबसे पहले मैं v को जो है, अच्छा समय भी देखा आप इसको, हाँ जब किलोमीटर प्रति घंटा हो और आपको यहाँ पर जब आपका सारा कुछ घंटे में हो, मिनट में हो, तो हम इसको सेकंड में ज़रूर कन्वर्ट करेंगे ताकि हमारा सॉल्यूशन सही हो पाए। तो इसको हमें जब भी कन्वर्ट करना हो, कभी भी किलोमीटर पर आवर दिया हो, तो हमने आपको एक बार बार में एक मैसेज दिया है, बार बार में एक फॉर्मूला दिया है कि जो भी किलोमीटर पर आवर लिखा हो उसको आप ऐसे लिखिए, साथ में इसको गुणा कर दीजिए 5/18 से। 5/18 स्टैंडर्ड है, जिससे आप इसको किलोमीटर को मीटर में और आवर को जो है सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये काटेंगे तो कट जाएगा आपका, देख सकते हैं किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा। ये 20 जो है 20 बार में 40 कट जाएगा, और 9 बार में जो है आपका 18 कट जाएगा, तो ऊपर आ गया आपका 100/9। तो यानी कि यहाँ पर v मेरे को मिला 100/9। अब ये हो गया मीटर पर सेकंड में मिल गया मेरे को। ठीक है, अभी हमने 5/18 से गुणा किया तो किलोमीटर प्रति घंटा जो था वो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो गया। ये चीज़ समझ में आ गई। अब आगे हम बात करते हैं, इसके आगे के प्रश्न को आगे तक पहुँचाने का काम हमें करना है। तो यहाँ पर देखिए, मेरे को u पता है 0 है, ठीक है, और आपका जो है दूसरी चीज़ v मेरे को पता है कि वो 100/9 मीटर पर सेकंड है। टाइम इसने मेरे को दे रखा है, t जो दे रखा है वो दे रखा है 10 मिनट का। 10 मिनट को अगर मैं चेंज करूं सेकंड में, तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे, 10 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 इंटू में 60, तो ये हो जाएगा 600 सेकंड। ठीक है, 600 सेकंड आ गया हमारे पास टाइम। अब हमारे पास रेलगाड़ी का त्वरण निकालना है, तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा एक्सेलरेशन का, a बराबर जो होता है वो होता है u-v/t। सिंपल सा फॉर्मूला है। u मेरे पास 0 है, v मैंने निकाल लिया है, t मेरे को दे रखा है, एक्सेलरेशन मेरा निकल जाएगा। सभी चीज़ें यहाँ पे रख देते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर मैं इन वैल्यूज़ को रखूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं इस फॉर्मूले में u की वैल्यू 0 रखता हूँ, 0 माइनस में आपको क्या दे रखा है, v दे रखा है 100/9, तो मैं 100/9 जो है रख लेता हूँ, 100/9। ठीक है, उसके अलावा और क्या है आपके पास में, तो यहाँ पर जो है आपका नीचे जो है समय दिया है 600, इसको लिख लिया। अब यहाँ पर जो है हम इसको क्या करेंगे, u माइनस वी हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा ये आपका 0 से 0 कटेगा, इसका एलसीएम आ जाएगा आपका, ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 100/9 × 600, इस तरह से आ जाएगा ये। 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, 0 हटा दो, तो आपके पास बचा क्या, 100। तो यह 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 1/में, 0 से 0 कट गया तो 1/में 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54।
1/54, अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.018 मीटर, ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हुआ। ये फॉर्मूला हमें पुट करना था। ए की वैल्यू हमारे पास जो है ये आती है एक्सेलरेशन की, u माइनस वी अपॉन में टी। और जो है इनिशियल में से फाइनल में हम फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, उल्टा ही है, कोई बात नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे कर लेना आप। तो 100/9 हो जाएगा और इस तरह से हम जो इसके सोल्यूशन को कर सकते हैं। तो ये आपको सही लगा होगा सोल्यूशन। अगले सोल्यूशन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यह 2 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। यहाँ पे माइनस लगा है, माइनस देख लेंगे। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। अगर इसका द्रव्यमान 7 टन हो तो इस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। सबसे पहले हमें देखना है कि ये बोल क्या रहा है। तो सबसे पहले ये जो चीज़ बोल रहा है उसी को हम निकालते हैं। चलिए देखते हैं अब इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे हम। देखिए, इस प्रश्न से पहले एक प्रश्न जो आपका है, गुरुत्वीय त्वरण क्या क्या अर्थ है आपको बताना है। गुरुत्वीय त्वरण त्वरण क्या होती है। तो गुरुत्वीय त्वरण जानते हैं आप, जो है ये हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। और गुरुत्वाकर्षण के आधार पर पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र जो आपको प्राप्त करना है, आपको अच्छी तरह से पता है। इसमें गुरुत्वीय त्वरण जब हम लिखते हैं तो एफ इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, इसमें कैपिटल जी इनटू में m1 मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट अपॉन में जो है दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर। ये होता है हमारा फॉर्मूला, इसमें हमें इसको प्राप्त करना है। अगला जो प्रश्न है, एक ट्रक जो है आपका विराम अवस्था से चल रहा है, ठीक है, और पहाड़ी से विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरित त्वरण से लुढ़क रहा है। यह 2 सेकंड में -400 मीटर की दूरी तय करता है। इसका त्वरण ज्ञात करना है। अगर इसका द्रव्यमान जो है मास दे रखा है 7 टन, तो इस पर लगने वाले बल की गणना करनी है। तो चलिए पहले हम देखते हैं इसमें दिया क्या क्या गया है, उसको लिख लेंगे, तो उसके बाद हमारा जो है सॉल्यूशन आसानी से हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो हमको दे रखा है, तो इनिशियल फाइनल सब कुछ जो जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। उसके बाद जो है हम इसके सॉल्यूशन को करेंगे। यहाँ पे आप देखिए, एक ट्रक जो है विराम अवस्था से, यानी कि यू, तो इसने स्टार्टिंग का जो है यू यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हमारे को जीरो, प्रारंभिक वेग जीरो दे रखा है। अब इसके बाद में इसकी तय गई नीचे लुढ़कने पर नियत करता है 2 सेकंड जो है, इसमें हमें टाइम दे रखा है। तो टाइम हमें 2 सेकंड है। यहाँ पर क्या दे रखा है, 2 सेकंड दे रखा है टाइम, ठीक है। तो टाइम दे रखा है 2 सेकंड, ये चीज़ हमारे पास दी गई है। और इसके बाद में दूरी दे रखा है -400 मीटर। हालांकि दूरी को जो है नेगेटिव में नहीं शो करना है, इसमें हो सकता है मे बी मिसप्रिंट हो। चलो हम दूरी माइनस में ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो हमारे को जो दूरी है, नहीं डिस्टेंस जो है हमारे को माइनस का 400 मीटर दे रखा है, ठीक है। अब ये हमें को 3 चीज़ें दे रखी हैं। अब एक चीज़ और दे रखा है, द्रव्यमान यानी कि मास भी दे रखा है हमें। मास कितना दे रखा है, 7 टन। 7 टन को हम अगर केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 7 × 1000 हो जाएगा, तो 1000 करोगे तो 7000 जो है ये केजी हो गया, ठीक है। टन से हमने केजी बना दिया, 7000 केजी। अब हमारे को फॉर्मूला याद होगा, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इक्वल्स टू आपका यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारे को याद है, ये होता है आपका फॉर्मूला यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, हमें इसको आगे सॉल्व करना है। इस फॉर्मूले में लगा करके इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या कर सकते हैं हम। अब यहाँ पर जो आपको दिया गया है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे को u की वैल्यू रख देते हैं। u तो हमारे पास जीरो है, तो ये ut तो जीरो हो जाएगा। तो s बराबर मैं लिख दूंगा, u की जगह मैं जीरो रखूंगा तो ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। अब मुझे निकालना क्या है, तो इसने देखो ध्यान से क्या पूछा है, इसने इसने पूछा है कि इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। एक्सेलरेशन मैं निकालूंगा, इसका त्वरण जो है ए निकालना है मुझे। तो ए के लिए मैं ए को यहीं छोड़ दूं और बाकियों को दूसरी तरफ ले जाऊं, तो मेरे पास जो फॉर्मूला ए का बन जाएगा, सबको पश्चाक्षण क्या बोलते हैं आप, इक्वल्स टू के इधर उधर ले जाओ। तो यहाँ पर ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2s अपॉन में 2s/t²। ये आ जाएगा। देखो आप s आपका उधर ही है, ए यहाँ पे छोड़ोगे आप ए के साथ जो गुणा है वो उसके भाग में चला जाएगा, और जो इसके नीचे है वो उसके ऊपर चला जाएगा। तो 2s अपॉन में t² हो गया। अब यहाँ पर जो है आप सारी वैल्यूज डाल दो, तो आपको 2s है, तो 2 इंटू आपको सेकंड कितना दिया गया, 2 दिया गया।
आपको 2s कितना दिया गया है, S 400 है, -400 लिख देंगे, -400 है, ठीक है। अपॉन में आपको टी स्क्वायर कितना है, तो टी स्क्वायर 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर तो एक स्क्वायर से ये 2 कट गया, और यहाँ पे माइनस का 400 था, ये 400 को 2 से काटेंगे तो माइनस का 200 हमारे पास आ गया। तो यहाँ पर मेरे को जो ए की वैल्यू मिली वो माइनस का 200 जो है मिल गया, वो भी मीटर पर सेकंड, ठीक है, एक्सेलरेशन। अब इसके बाद बल, बल जो होता है, बल निकालने का फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से पता है कि फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एफ इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, एम ए लिखते हैं। अभी अभी मैंने एम तो हमको दिया हुआ है, कितना एम दिया हुआ है, तो 7000, तो एम लिख दिया मैंने 7000, इनटू में ए अभी अभी निकाला मैंने जो कि -200 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पे आपको माइनस का 200 लिख देना है। अब इसको कर लीजिए, अब आपका हो जाएगा ये 7 दूनी 14, तो माइनस का 14, और कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो जो है आप लगा दीजिए, ये आपका आ गया न्यूटन में। तो ये हमारा आंसर जो है इसका हो जाता -14,00,00,0 न्यूटन, इसका आंसर हो जाता आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो इस फॉर्मूले को आप लगा करके प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे जो बता जा रहे हैं क्वेश्चन वो सारे के सारे जो है एग्जाम में आपके आते आते हैं। अब यहाँ पे खंड जो है आपका अगला खंड है इसमें, क्योंकि ये खंड हमने कर लिया, इसका ख पार्ट जो था इसमें द्रव्यमान वाला कर लिया। अब खंड ख की बात करें तो यहाँ पर जो रसायन विज्ञान के संबंधित प्रश्न है, तो वायु क्या है, तो वायु जो है ये मिश्रण है, इसमें बहुत सारे जो है गैसेस मिश्रित हैं, तो इसलिए वायु क्या है, मिश्रण है। ग आपका थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसमें डाई एथिल ईथर, एसीटोन तथा एन ब्यूटिल एल्कोहल के क्वथनांक क्रमशः जो है 35 डिग्री है, 56 डिग्री है और 118 डिग्री सेंटीग्रेड है। निम्न में से कौन सा क्वथनांकों का केल्विन माप, यानी केल्विन में आपको कन्वर्ट करना है, तो आप इसमें क्या करोगे, 273 डिग्री जोड़ दोगे, 273 डिग्री इसमें जोड़ दो सब में। इसमें 35 में 273 करोगे तो ये आएगा 5 और 8 और 7 3 10 और 308 के आसपास आ जाएगा, तो यहाँ पे 308 ये मिल गया। इसके बाद 56 में आप इसको जोड़िए तो ये कितना हो जाएगा, आप 56 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 56 और 273 कर दीजिए, तो ये हो गया 7 6 और 3 9 और 7 और 5 12 और 1 12, और यहाँ पर आ गया आपका 329, तो 329 के ये रहा। इसके बाद और देखते हैं, 118 को जोड़ना है आपको 273 में, 273 में 118 को जोड़िए, 8 9 10 11 1, यहाँ पे 7 और 1 8 और 1 9 और 2 और 1 3, 391, तो 391 केल्विन ये रहा। तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। दो या अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण जो है क्या कहलाता है, तो दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण जो है वो हमारा विलयन कहलाता है, तो हमारा जो है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। यहाँ पे जो तापमान दिए हुए हैं, इस तापमान पर यानी कि 250 डिग्री अगर है, जल 250 डिग्री पे है तो क्या होगा, और 100 डिग्री पे ही जल, वही जल 100 डिग्री पे है तो क्या होगा, ये हमें बताना है। बस इतना ही है हमें, और कुछ नहीं। तो सबसे पहले 250 डिग्री की बात करें तो 250 डिग्री पर ताप पर जो है जल जो है गैसीय अवस्था में बदल जाएगा। किस अवस्था में, ये गैसीय अवस्था में बदल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं हम गैसीय अवस्था, ठीक है। और 100 डिग्री पर क्या होगा, जल जो है द्रव तथा गैसीय अवस्था में बदल जाएगा, जो कि इसका बॉइलिंग पॉइंट है। 100 जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट है, यानी कि इस पे 100 पे जो है जल उबलना शुरू हो जाएगा, जिसपे ये द्रव अवस्था में साथ साथ में गैसीय अवस्था में भी रहेगा, और यहाँ पर 250 में ये गैसीय अवस्था में रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है ख पार्ट में आपसे पूछा गया है, प्लाज्मा किसे कहते हैं। तो अब बहुत इजी सा आंसर है, प्लाज्मा क्या है, तो प्लाज्मा जो है ये क्या होता है, प्लाज्मा जो हमारी होती है ये हमेशा आपका रक्त का जो है बताता है, प्रॉपर्टी बताती है रक्त की प्रॉपर्टी बताती है। तो हम कह सकते हैं सीधा सीधा प्लाज्मा जो है वो क्या होता है, रक्त में जो है ये रक्त कणिकाएं होती हैं, ठीक है। मनुष्य के रक्त में जो है रक्त कणिकाएं, यानी कि सीधा सीधा हम कह सकते हैं रुधिर के या रक्त के तरल भाग को ही हम प्लाज्मा कहते हैं। अगर हम सिंपलेस्ट वर्ड में लिखें तो रुधिर के तरल भाग को जो है हम प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। ये सिंपल सा डेफिनेशन आप इसका लिख सकते हो। तरल क्या है, कोई आपको दो उदाहरण देने हैं। तो तरल क्या होता है, वो पदार्थ जिन पर बल आरोपित किया जाता है तो उनका आकार जो है परिवर्तित हो जाता है और उनमें बहने का गुण भी होते हैं, तरल कहलाते हैं, ठीक है। तो ये आप दे सकते हैं, जैसे पानी है, आपका जल है, तेल है, ये सारे के सारे उदाहरण दे सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कोलाइडी विलयन क्या है।
दो उदाहरण दीजिए। आप कोलाइडी विलयन के कोई भी दो उदाहरण आप दे सकते हैं। बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर पानी की बूंदें क्यों दिखाई देती है? बिकॉज जो पानी की बूंदें हैं उन पर जो है बाहरी वातावरण में जो वायु है उस वायु के अंदर आर्द्रता है, यानी कि उसमें ह्यूमिडिटी है, और वो ह्यूमिडिटी जो है जल की सतह पर यानी गिलास की सतह पर हमें बाहरी रूप में दिखाई देती है। इसको अच्छे तरह से डिस्क्राइब कर देंगे। अगला जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 ग्राम विलय को 40 ग्राम जल में घोला गया है तो विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता आपको बतानी है। तो सबसे पहले आपको समझ लेना है कि आपको एक फॉर्मूला याद होगा। जो हम परसेंटेज जो निकालते हैं, जो यहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशतता बोली गई है, तो हम इसको निकालने का एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। परसेंटेज जो हम निकालते हैं इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट है यानी कि वेट ऑफ विलय है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं विलय का भार, विलय का भार बटे होता है आपका यहाँ पर घोला गया 40 ग्राम जल में। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन एन विलियन का भार, विलियन का भार। अब देखिए विलय का भार मेरे को दे रखा है 5 ग्राम, तो मैंने 5 लिख दिया, बटे में आपको विलयन का भार कितना है, तो 40 ग्राम, तो आपको 5 ग्राम तो आपका विलय है, ठीक है, प्लस में आपका कितना है 40 ग्राम जो है आपका जल है। ये दोनों के दोनों विलयन विलयन बन जाएंगे, तो ये यहाँ पे 40 ग्राम ये भी आ गया। टोटल हो गया 5/45। काटोगे 5 × 5, 5×9 = 45, यानी कि 1/9 आ गया। ठीक है, अब इसका हमें प्रतिशत निकालना है। गुणा में 100 नहीं करा हमने, 100 गुणा में कर लेना है इसको। 100 मल्टीप्लाई, प्रतिशत की बात कर रहे हैं, गुणा में 100, यहाँ पे भी गुणा में 100 कर दीजिए, यानी कि यहाँ पे भी गुणा में 100 आ गया। तो यहाँ पर 1/9 गुणा में 100 हो गया। अब इसको आप काटना चाहो तो आई थिंक मुश्किल से कटेगा, 11.11 ऐसे कुछ इस तरह से आएगा इसका परसेंटेज। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया विसरण क्या है, जल में मिलाने पर किसका विसरण तेजी से होगा, ठोस या द्रव का? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि विसरण क्या है। तो विसरण आप जानते हैं, जब भी हम कह सकते हैं कि जब दो अलग अलग प्रकार के कणों के कण जो है, दो अलग अलग प्रकार के कण या अलग अलग पदार्थ के कण जो है आपस में पास में आते हैं, तो वो एक दूसरे से मिल करके जो है एक अलग रूप ले लेते हैं या फिर वो उसमें मिल जाते हैं। उसी को हम जो है उस पदार्थ का विसरण कहते हैं। ठीक है, यानी कि खुद पदार्थों का अब एक दूसरे के कणों में मिलना विसरण कहलाता है। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। अब जल में मिलाने पर किसका विसरण तेजी से होगा, तो देखो ठोस में विसरण ना के बराबर होता है या नहीं होता है, ना के बराबर होता है या नहीं होता है। द्रव्य में विसरण जो है गैसों की तुलना में कम होता है लेकिन ठोस से ज़्यादा होता है। तो द्रव्य जो है हमारा क्या होगा, अगर हम किसका विसरण तेजी से होगा, ठोस का या द्रव्य का, तो हम कहेंगे ठोस का जो विसरण है वो बहुत ही ना के बराबर होता है, लेकिन द्रव्य का जो है ठोस से ज़्यादा होता है विसरण और गैस से कम। तो हमारा द्रव्य जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। किसका विसरण सबसे ज़्यादा होगा, तेजी से होगा, तो वो हमारा द्रव्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित का उदाहरण सहित व्याख्या करनी है। संतृप्त विलयन क्या होते हैं, शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, कोलाइड क्या होते हैं, निलंबन क्या होते हैं। आप लोगों के लिए अभी साइंस के जो है साइंस सब्जेक्ट है इसका मैं नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ। इसके नोट्स आपके इसी चैनल पे अवेलेबल होने वाले हैं। और जो चीज़ें यहाँ पे आपके लिए पढ़ाई जा रही हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स के आपको सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं, एनसीईआरटी बेस्ड दिए जा रहे हैं, एनसीईआरटी बेस्ड दिए जा रहे हैं। अगर आप एनसीईआरटी बेस्ड जो भी वीडियोस हम डाल रहे हैं उनको अगर पढ़ते हो तो आपके फाइनल एग्जाम में आप 90+ स्कोर करोगे और मैक्सिमम आप 100 पूरा कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे इसको यूटिलाइज करते हो। अगला जो पार्ट है यहाँ पर पूछा गया खंड में माइक्रोकांडिया का संबंध है, तो श्वसन से इसका संबंध होता है माइक्रोकांडिया का। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, रुधिर में वास्तविक कोशिकाएं कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है, तो प्लेटलेट्स जो है वास्तविक कोशिकाओं में शामिल नहीं होती हैं क्योंकि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। तो हमारा प्लेटलेट्स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तंत्रिका उत्तक कहाँ नहीं पाए जाते हैं, तो तंत्रिका उत्तक जो है ये हमारे कंडराओं में नहीं पाए जाते। कहाँ नहीं पाए जाते हैं, कंडराओं में नहीं पाए जाते। बाकी मस्तिष्क में तंत्रिका तंत्र होती है, ठीक है। मेरुरज्जु है, इसमें भी आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होती है। और जो है आपका तंत्रिका, तो ये जो आपका तंत्रिका है इसमें भी तंत्रिका तंत्र होता है। और कंडराओं में जो है आपका संयोजी उत्तक होता है ये, ठीक है, संयोजी उत्तक होता है, इसलिए जो है ये क्या है, तंत्रिका उत्तक नहीं है। ध्यान रखोगे संयोजी उत्तक है। कभी कभी पूछ लेगा संयोजी उत्तक किस में पाया जाता है, तो आप बोल सकते हैं कंडराओं में।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है, तो सबसे बड़ी कोशिका अंडाशय है, अंड है, लेकिन यहाँ पर जो है ऑप्शन नहीं है, तो नर्व सेल जो है यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से नर्व सेल जो है सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो सभी को पता है कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण जो है राइबोसोम में होता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा इसका आंसर है, रक्त का रंग लाल क्यों प्रतीत होता है, और इसके बाद में डीएनए और आरएनए का पूरा नाम जो है आपको बता देना है। राइबोसोम्स की संरचना तथा कार्यों का वर्णन कर देना है आपको। CO2 तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका से कैसे अंदर तथा बाहर जाते हैं, इसका वर्णन आपको समझाना है। निम्नलिखित के नाम लिखने हैं। उत्तक जो मुंह के भीतर अस्तर का निर्माण करती है। ठीक है। इसके बाद में इसमें आप आंसर लिख सकते हैं, उत्तक जो मुंह के भीतरी अस्तर का निर्माण करता है उसको क्या बोलते हैं, एपिथीलियम उत्तक। ठीक है ना, तो ये पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, उत्तक जो मनुष्य में पेशियों को अस्थि से जोड़ता है। अब ध्यान रखना, ये अभी अभी आपको बताया था, पेशीय उत्तक कौन सा है, तो अभी अभी हमने क्वेश्चन किया था टेंडन। देखो, कंडरा उत्तक, कंडरा को टेंडन भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो टेंडन बोले या कंडरा बोले। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा इसका हो जाएगा, मनुष्य में पेशियों को अस्थि से जोड़ता है, कंडरा या फिर टेंडन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तक जो पौधों में भोजन का संवहन करता है, तो वो कौन सा है, फ्लोएम। और उसके बाद जो है, उत्तक जो हमारे शरीर में वसा का संचयन करता है, तो वसा का संचयन कौन सा करता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा एडिपोज उत्तक। एडिपोज उत्तक जो है वसा का संचयन करता है। ठीक है, एडिपोज उत्तक। अगला जो है, इसमें या पार्ट और पूछा गया है, तो यहाँ पे जो पूछा गया आपसे, इसको हम एडिपोज उत्तक को जो है हम क्या कहते हैं, वसा उत्तक भी कहते हैं। तो आप वसा उत्तक भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका रियल नाम एडिपोज उत्तक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय पेशी के तीन लक्ष हृदय पेशी के 3 लक्षणों को आपको बताना है। तो 3 लक्षण कौन से हैं, तो इसमें यह जब केवल हृदय में पाई जाती है, सबसे पहले हृदय पेशी जो है हृदय में पाई जाती है। दूसरा लक्षण जो है, ये अनैच्छिक प्रकार की होती है। क्या होती है, इसकी जो क्रिया हो हमारी इच्छा के नियंत्रण में नहीं होती है। हृदय पेशी जो है हमारे हृदय जो है हमारी इच्छा के हिसाब से नहीं चलती है, और इसमें जो है सार्कोलेमा और पट्टियां नहीं होती हैं। क्या होती हैं, सार्कोलेमा और पट्टियां नहीं होती हैं। तो ये चीज़ें इसमें लक्षण जो हम तीनों गिना सकते हैं। 3 लक्षण पूछा है, तीनों हमने बता दिए। इस तरह से इसका सोल्यूशन हमने देखा। आप भी अपना पीडीएफ भेजना चाहें तो पीडीएफ भेज सकते हैं। पीडीएफ आपका साफ होना चाहिए। ये भी पीडीएफ जिसने भेजा है साफ नहीं भेजा है, लेकिन बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट है कि सर साइंस का पेपर 9th क्लास का आप हमें डाल दो। तो अगर ये पेपर साफ नहीं होता तो बिल्कुल नहीं डालते, लेकिन इतना साफ था कि इसको हम सॉल्व कर पाए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।